वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज चैप्टर 1 क्लास 10th एफएमएम इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। तो आज से पहले मैंने कुछ दिनों पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, तो आई होप तुम लोगों ने वो देख लिया होगा। तो आज से हम लोग चैप्टर 1 को बहुत ही डिटेल में शुरू करने वाले हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं तो तुम्हें पता चल जाए। चैप्टर 1 को अगर हम लोग शुरू करें तो चैप्टर 1 का नाम है इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसके बेसिक्स क्या होते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास कुछ पैसे खाली पड़े होते हैं तो कोई हमको, आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा चला है, पुराने ज़माने में लोगों ने ये चीज़ थोड़ी-सी कम सुनी होगी कि अपने पैसे अगर तुम्हारे पास खाली पड़े हैं तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, आपको थोड़ा-सा प्रॉफिट मिलेगा। तुम लोगों को पता होगा स्टॉक मार्केट्स वगैरह में के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम उसके बेसिक्स पढ़ेंगे कि कौन-सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन-सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए और कहाँ-कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस-किस के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कैसे ये सारा प्रोसीजर होता है। ये सारी चीज़ें आप इस बुक में जानोगे और फर्दर जब आप इस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करोगे तो आप इसको पढ़ रहे होगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन जो इन्वेस्टमेंट की है वो क्या होती है कि देखो, जो भी पैसा आपके पास खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो ये पैसा आपके पास खाली पड़ा हुआ है, कोई आपको बोल रहा है कि देखो यार, खाली घर में पैसे रख के कोई फायदा तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो तुम उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अब जब इन्वेस्ट करोगे तो उस पैसे पे तुमको रिटर्न मिलेंगे। जैसे हम लोग बैंक में जब अमाउंट जमा कराते हैं तो बैंक भी हमको 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट देता है। अगर तुम लोगों को पता होगा इस बारे में तो तुम्हें पता होगा, ठीक है, इफ यू नो यू नो कि बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। अब वो बैंक इंटरेस्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने उसको पैसा दिया है कि तुम हमारा पैसा यूज करो, ठीक है, और हमने उसको जो पैसा दिया है वो यूज करके कुछ और कर रहा है, तो वो हमें उस पैसे को यूज करने का जो बेनिफिट है ना, कि हमने उसको पैसा दिया और उसने हमारा पैसा यूज किया जब उसको जरूरत थी, तो उसके लिए वो हमको रिटर्न देता है। ऐसे ही अलग अलग कंपनीज में हम पैसा लगा रहे होते हैं। जब कंपनीज को पैसा चाहिए होता है तो वो पब्लिक से पैसे लेते हैं और उस पैसे को यूज करते हैं, ठीक है। उस पैसे को यूज करके वो लोग अपना कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। और क्योंकि जब कंपनी को जरूरत थी, जब उसके पास पैसे नहीं थे, तो जो इस पब्लिक ने जो पैसे दिए थे, तो उसके एवज में, उसके ही प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो जो कंपनी है वो कुछ ना कुछ डिविडेंड, कुछ ना कुछ बेनिफिट उस पब्लिक को देगी, ठीक है। तो ये वो रिटर्न होता है जिसके चक्कर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिसके लालच में, या जो कह लो कि मतलब जिसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या चीज है। द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंड एंड रेस्ट सेव्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस। अब जितने भी पैसे तुम लोग कमा रहे हो, तुम लोग तो वैसे ज्यादा कुछ कमा नहीं रहे होगे, पर हमारे पेरेंट्स जो पैसे कमाते हैं वो क्या करते हैं, कुछ हमारे पर्टिकुलर खर्चे होते हैं कि भाई हमको घर का किराया देना है, कि हमको बिजली का बिल देना है, हमको अपनी व्हीकल में कुछ चीजें करवाने, से कार है तो उसकी सर्विसिंग हो गई, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, एजुकेशन पे पैसा लगता है। ये सारी चीजें होने के बाद जो भी पैसे बचते होते हैं उसे हमारे पेरेंट्स या तो बैंक में जमा करा देते हैं या फिर संभाल के कहीं ना कहीं रख लेते हैं कि भाई अगर कभी जरूरत पड़ जाए, कभी इमरजेंसी हो जाए तो हम इस पैसे को यूज करेंगे ना। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई बंदा ऐसा करता है कि उसके कुछ पैसे बचे थे पर उसने वो घर में रख लिए, है ना, तो घर में रखने से उस पैसे को कोई फायदा नहीं होगा, आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो। अब आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये हम आपको थोड़ी देर बाद में बताएंगे कि अच्छा कौन कौन सी जगह आपके लिए परफेक्ट है जहाँ पे आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि व्हाई शुड वन इन्वेस्ट। जो अभी मैं इतनी देर से जो बोले जा रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैंने भी बहुत सारी चीजें बता दी, बट इसमें ये क्वेश्चन, ये सारी जो बुक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और देखो यार, तुम्हें क्वेश्चन की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि मेरे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक है जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। वो क्वेश्चन बैंक मैंने बच्चों की हेल्प के लिए ही बनाया है, और वो जब से मैंने अपने चैनल को शुरू किया है तब से मैं उसमें और भी इम्प्रूवमेंट करते जा रही हूँ। तो और तुम लोग देखोगे ध्यान से तो तुम्हें पता चलेगा कि इस बुक से आने वाला एक एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक में है, ठीक है। उसमें तुम्हें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं ना, वो सारे तुमको मिलेंगे। तुमको यहाँ पे जितनी भी फुल फॉर्म हो सकती हैं सब तुमको मिलेंगी। मैंने अलग से हैंड रिटन नोट्स भी बना रखे हैं तुम लोगों के लिए। अगर तुम लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो तुम लोग मुझे बता देना, मैं कम्युनिटी टैब में उन सब चीज़ों का लिंक डाल दूँगी, तो तुम उसको ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि व्हाई शुड वन इन्वेस्ट। अब किसी को भी पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो पैसे इन्वेस्ट करने का सबसे पहला रीज़न तो यही होता है कि देखो यार, आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। आपके घर पे अगर पैसा पड़ा रहेगा तो उसपे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर आपने बैंक में या फिर किसी कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगा दिया है तो आपको उसमें से रिटर्न मिलेगा। अब मुझे पता है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स समझ नहीं पाए कि स्टॉक्स में पैसा लगाने का क्या मतलब है, स्टॉक्स में पैसा
है, कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे। अभी तुम सिर्फ सुनो, अभी बहुत ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में। बैंक्स का समझ लो कि उसमें हम लोग एफडी करते हैं, आरडी करते हैं। अगर ये भी नहीं पता तो ये भी सुनो और इसको अभी छोड़ दो, ठीक है? दिमाग में एक जगह रख लो, पर ज़्यादा इस पे कॉम्प्रिहेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मुझे समझ में नहीं आया, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे। अब देखो यार, जब हम बच्चे होते थे, तो अगर हम बच्चे में हमें कुछ चाहिए होता, तो हम लोग क्या करते थे कि जो भी पेरेंट्स हमको पॉकेट मनी देते थे, उसको हम लोग सँभाल के रखते थे कि अच्छा आज मेरे को ₹2 मिले, आज मेरे को ₹5 मिले, आज मुझे ₹10 मिले, तो अब मुझे भई ये चीज़ लेनी है, ठीक है? तो मैं उसके लिए पैसे जमा कर रही हूँ कि भई जब मैं मेरे पास जब इतने पैसे हो जाएँगे, मान लो कि मुझे 2, 3, ₹5 ऐसे करके पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है? और मुझे ₹200 की कोई डॉल खरीदनी है, कुछ भी मुझे ऐसा कुछ खरीदना है, तो उसके लिए मैं ना, अगर मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं कि भई मुझे एकदम से दिला दें, तो मैं पैसे सेव करूँगी क्योंकि ये मेरा एक स्पेसिफिक गोल है ना? ये चीज़ मुझे लेनी है और स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी मुझे इधर इकट्ठा करना है कि जितनी भी चीज़ें मुझे लेनी है, उसके लिए जितने भी पैसे मुझे धीरे-धीरे मिलते जा रहे हैं, मैं पैसा इकट्ठा करूँ और उसको लूँ। तो ये एक तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे मान लो अब किसी को घर चाहिए, अब घर कोई ऐसा तो है नहीं कि ₹200 में आ जाएगा, घर आएगा भाई 30, 40, 50 लाख रुपए में तो आएगा ही घर। तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मनी को सेव करते हैं, ताकि एक टाइम पर उनके पास इतने पैसे हो जाए कि वो एक अच्छा अपने लिए घर खरीद ले, ठीक है? तो ये उनका स्पेसिफिक गोल इन लाइफ होता है। अब हमारा जो तीसरा है वो क्या है? तीसरा है हमारे पास मेक अ प्रोविज़न फॉर अनसर्टेन फ्यूचर। देखो नोबडी नोज़ कि आपके संग कल क्या होने वाला है। भगवान ना करे बट आपके संग कल कुछ भी हो सकता है ना? कोई बहुत बुरी चीज़ भी हो सकती है, कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है। बेसिकली अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और आपके पास पैसे नहीं हुए, तो इट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो आप अभी जब आपके पास पैसे हैं, तो उसको इस तरीके से बचाना सीखो कि अगर कल आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो आपके पास पैसे हों। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं पता कि कितनी बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, बट तुम लोग अभी छोटे हो पर इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आगे आने वाले फ्यूचर के लिए पैसे बचाना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके चक्कर में अपने प्रेज़ेंट को खराब मत कर लेना। जब तुम बड़े होगे, जब तुम पैसा कमाओगे, तो बिल्कुल ना ऐसे रिग्रेसिव माइंडसेट में मत चले जाना कि सिर्फ़ पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना है। क्योंकि यार आपको नहीं पता, है ना? कल आप ज़िंदा रहोगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत सेविंग है, बट अगर कल आप ना रहे तो, या कल अगर मैं ना रही और मैं आज मर-मर के पैसा कमा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी खराब कर ली है मैंने पैसे कमाने के चक्कर में, बट मैंने उस पैसे को एन्जॉय नहीं किया। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये पता नहीं कहाँ की मैंने तुमको ज्ञान पेला है, मुझे नहीं पता। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो ये होती है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। अब इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं महँगाई, ठीक है? हम लोग क्या, सारी दुनिया इसको इन्फ्लेशन को महँगाई बोलती है और ये एक हम लोगों के लिए एक जिन जैसा, भूत जैसा कोई चीज़ है, जो कि अब तुम्हें पता होगा कि महँगाई कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है? जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरे स्कूल में ₹10 की कॉपीज़ मिलती थी, जो वो स्कूल से ही मिल रही होती थी, तो वो कॉपी का जो कॉस्ट प्राइस था, वो ₹10 था। बट अगर आज मैं देखूँ, तो वो वही कॉपी ₹30 की है, ₹40 की है या कई बार उससे भी ज़्यादा महँगी कॉपी है, पर उसके पेज खराब हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही पर्सनल एग्ज़ाम्पल है, तो तुम समझ पाओगे कि अच्छा तुमने ऐसी चीज़ें रियलाइज़ करी होंगी। हम बोलते हैं, "अरे यार! इसमें है ही क्या? इसमें तो पेजेज़ ही नहीं है। हम ₹20 का रजिस्टर लेकर आए, उसमें पेजेज़ ही नहीं है।" तो देखो यार, उसकी कीमत भले वही है, बट जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा था, उसकी क्वालिटी में या तो कमी हो गई है या फिर उसकी क्वांटिटी में कमी हो गई है, ठीक है? तो इस यही है इन्फ्लेशन कि महँगाई इस तरीके से बढ़ रही है कि जितनी चीज़ आप पहले उतने ही पैसे में खरीद सकते थे, उतनी चीज़ आप नहीं खरीद सकते। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ेज़ है। किसी भी चीज़ का, है ना? आपकी जो लिविंग है, उसके जीने की कॉस्ट बढ़ गई है। मतलब आप पूरे तरीके से अगर हर चीज़ का रेट, अब मान लो मेरे को जीने के लिए क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। हर चीज़ का रेट जो है, वो बढ़ चुका है। तो यही है इन्फ्लेशन, ठीक है? तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? सिंपली आपको जो भी गुड्स या सर्विसेज़ खरीदनी है जीने के लिए, उनको जीने का जो रेट है, वो सब बढ़ चुका है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है, ठीक है? तो इसको तुम लोग खुद पढ़ लेना। मैं तुमको आगे वाली बात बताती हूँ कि द एम ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी टू प्रोवाइड अ रिटर्न अबव द इन्फ्लेशन रेट। अब यहाँ पे देखो, अगर हम प्रेज़ेंट इन्फ्लेशन रेट चेक करें, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? अब सारे लोग अभी अपना फ़ोन उठाओ और अभी-अभी तुम लोग इन्फ्लेशन रेट को चेक करो। अब यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है, वो 6% है, ठीक है? वो कितने परसेंट है? वो 6% है। अब एक चीज़ बताओ कि मान लो अगर तुम लोगों ने तो कहीं पे ₹100 इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए, अब वो 1 साल के बाद ₹104 हुए, तो क्या तुम ₹100 की चीज़ खरीद पाओगे? नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट एनुअल 6% की थी और ये ₹100 की चीज़ अब ₹106 की हो चुकी है, ठीक है? तो ₹106 की चीज़ तुम लोगों के पास कितने रुपए? तुम लोग के पास सिर्फ़ ₹104, तो क्या तुम लोग इसे खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, ठीक है? हमको एन्श्योर क्या चीज़ करनी है कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है ना,
वो हमेशा रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6% है, तो कम से कम ये 8% रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे कि दीदी 6% भी बहुत होगा, बट यार एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे पास ₹100 के ₹106 अगले साल बन गए, ₹106 की तुमने चीज़ खरीद ली, अबे यार तुमको आगे भी तो जीना है, तो सेव करोगे या नहीं करोगे? अगर जितने रुपए कमाए उतने ही रुपए खर्च हो गए, तो फिर फ़ायदा क्या? ये कोई अच्छी लाइफ़ थोड़े है कि आपने ₹100 कमाए और ₹100 के ₹100 खर्च कर दिए। तो अब आपको कल अगर जीना है तो उसके लिए आपको सेव तो अभी करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिटर्न हमारे रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि मैंने तुमको पढ़ा दी। अब मैं इसको ज़रा हाइलाइट कर देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदगी मच चुकी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अगर कम है तो इसका मतलब है कि आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है? उससे आप एसेट्स नहीं खरीद पाओगे और आपको आगे दिक्कत होगी ही होगी। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई इन्वेस्टमेंट कर लो, भाई कर लो, क्यों कर लो, बहुत अच्छा है। बट अब कब करें इन्वेस्टमेंट? क्या आज कर दें? अब तुम लोग बैठे-बैठे सोच रहे होगे क्या हम अभी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हो, ठीक है? बट कैसे करोगे, क्या करोगे, इसको हम धीरे-धीरे जानेंगे। व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, अब कब करें? जितना हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करो। 3 गोल्डन रूल्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि जितना जल्दी आपको पता चल जाए ना इन्वेस्टमेंट के बारे में, उतना जल्दी आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट रेगुलरली, कोशिश करो कि आप रेगुलर इन्वेस्ट कर सको। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने में क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है उस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप लगाओ। बट अदरवाइज़ अगर आप भी बहुत ही न्यू भी हो अगर इस फील्ड में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगा के छोड़ दो, जो होगा वो देखा जाएगा। अब तुम कोई भी स्टॉक का प्राइसेज़ चेक करना। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है। उसमें आपको जो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, उसमें अब तुम देखो, उसमें तुमको दिख रहा होगा कि 16 अगस्त 2004 को इसी शेयर का प्राइस कितना था? ₹2277, ठीक है? बट अगर हम आज के टाइम में इसका प्राइस देखें, अभी करंट सिनेरियो में ये जो शेयर है वो बहुत ही लो रेट पे चल रहा है, इसमें बहुत लॉस हो रहा है। बट अगर हम देखें, तो ध्यान से देखो कि अगर किसी बंदे ने 2004 में पैसा लगा के 20 सालों तक उतने पैसे को अगर इसी तरह छोड़ दिया होता, तो आज उसके ₹2200 के साथ उसको कितने पैसे मिल चुके होते? ₹1,28,524, ठीक है? तो यार ये कितनी बड़ी बात है और अभी तो ये बहुत ही कम हो गया, ये 1,50,000 के आस-पास चला गया था, अभी इसमें काफ़ी लॉस हो रहा है, तो ये इसकी वज़ह से इतना लो हो चुका है ये। तो अगर उस बंदे को देखो जिसने अगर इसमें 2000 में भी पैसा लगाया हुआ है, अगर उसको इतना भी बेनिफिट हो रहा है तो भी उसका कुछ नहीं गया, है ना? तो जितना हम हो सके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। व्हाट केयर शुड वन टेक व्हाइल इन्वेस्टिंग? अब ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जो आपको बताएँ कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है? तो यार देखो आजकल तो कोई जाके स्टॉक ब्रोकर के पास ऐसे लेता नहीं है रिटन डॉक्यूमेंट्स। बट हाँ, अगर हम लोग किसी ऐप वगैरह से भी जैसे ग्रो हो गया या बहुत सारे मार्केट में ऐप्स आ चुके हैं, तो उसके बारे में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन जो जितनी भी डिटेल होती है, उसको हमें पढ़ना है, चेक करना है क्योंकि वो वहाँ पे बता देता है कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मिड रिस्क है, कितना रिस्क है। तो वो सब चीज़ें बता देगा, आपको रेट ऑफ रिटर्न बता देगा, आपको सारी चीज़ें बता देगा, तो आपको ध्यान से देखना है उनको। आपको अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है डॉक्यूमेंट्स को, लेजिटिमेसी चेक करनी है इन्वेस्टमेंट की। पता चले ऐसा ना हो किसी इल्लीगल कंपनी में पैसा लगा दिया या फिर किसी गलत तरीके से पैसा लगा दिया। मान लो किसी स्टॉक ब्रोकर को हमने अपना पैसा दिया, ठीक है? तो हम लोग उस पे अंधा ट्रस्ट कर रहे होते हैं और उसने हमारा पैसा कहीं भी लगा दिया, तो इससे हमें बहुत लॉस हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि भाई कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ में। हमको देखना है कि जो कितना पैसा अगर हम लगाएँ, तो कितना बेनिफिट हमको मिल रहा होगा। अगर मान लो कि मैंने ₹10 लगाए और रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से ये ₹10 अगले साल ₹20 हो जाएँगे, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अगर मान लो कि वही ये मेरा कॉस्ट था, ये जो मेरा ₹10 है, ये मेरा कॉस्ट था, है ना? और इसमें जो मुझे ₹10 और मिले हैं, ये मेरा बेनिफिट होगा। तो ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मुझे अच्छा लगा है। अगर ये जो ₹10 हैं, ये मैंने 100 लगाए होते, तो यही अमाउंट मेरा 200 हो जाता। अगर 1000 लगाया होता, तो ये मेरा 2000 हो जाता। तो जितना मैं अपना बेस अमाउंट बढ़ाऊँगी, उतना मेरा कॉस्ट और बेनिफिट में अगर जो हम रेशियो देखें, वो अच्छा आता रहेगा। तो मुझे अपना कॉस्ट देखना है और अपना बेनिफिट देखना है। दूसरा, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसका आपको रिस्क रिटर्न प्रोफाइल चेक करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, वो आपको बता रहा होता है बट आप मतलब अगर हम मैं तो क्योंकि ग्रो में पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, तो मुझे उसके बारे में पता है कि वो आपको बता देता है कि इस इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क होगा, लो रिस्क होगा। तो जिससे उस तरीके से बताया हुआ है, तो ध्यान रखो उस चीज़ को कि भई अगर तुम
एकदम नए तरीके से पैसा इन्वेस्ट करो। एक तो बहुत सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आप रिस्क रिटर्न प्रोफाइल चेक करो कि पता चले ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और पैसे में इतना रिटर्न नहीं आया। और सबसे पहली बात तो अगर अभी तुम्हें शायद पता नहीं होगा, उस बारे में समझ नहीं आ रहा होगा, बट अगर तुम्हारे घर में कोई करता है या तुम करना चाहते हो, तो तुम शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड क्या होता है इसको डिटेल में हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो तुम बस अभी इसको एक बार कंसिडर करके देखो, इसके बारे में पढ़ो, समझो, जानो और भी अपने, क्योंकि यार देखो ये वोकेशनल सब्जेक्ट है, तुम सिर्फ़ किताब रट्टा मारने से कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि किताब रट्टा मारने से तुम लोग कर लोगे चीज़ें या समझ में आ जाएँगी, तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि किताब रट्टा मारने के बाद मैंने भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी थी, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा और जब मैं मार्केट में काम करना सीखी, जब मैंने और अच्छे तरीके से सीखा, तब मुझे आया, ठीक है? तो तुम लोग भी अभी चीज़ें ये सीखो, थोड़ा बहुत ध्यान दो इस बात पर। नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट, आप चेक करो कि अगर आपने अपना पैसा लगाया है एंड अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े अपना पैसा निकालने की, तो कितनी जल्दी आपका पैसा लिक्विडेट हो जाएगा, कितनी जल्दी आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, कैश में मतलब आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि भाई देखो ये चीज़ आपके गोल्स के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब गोल्स मेरे हैं कि भाई मुझे 50 लाख रुपए चाहिए अगले साल तक, मुझे घर खरीदना है। मुझे एक घर खरीदना है और पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं मैंने ₹500, ₹1000, तो यार हो नहीं पाएगा, है ना? अगर 1 साल में मैं इस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करूँ और मेरे को रेट ऑफ रिटर्न भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं मिल रहा है, तो इस अमाउंट तक पहुँचने में मुझे बहुत ही ज़्यादा साल लग जाएँगे, तो वो अगले साल तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका जो स्पेसिफ़िक गोल है, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। अब कंपेयर करना है अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ है ये ए, एक है बी, ठीक है? अब दोनों में आपको चेक करना है कि कौन-सा बेटर है, ठीक है? किसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा है कि भई मैं ₹100 लगाऊँ पर वो ₹300 हो जाए, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं ₹100 लगाऊँ तो वो ₹300 हो जाए और यहाँ पे अगर मैं ₹100 लगाऊँ तो वो ₹150 ही हो। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा अच्छा हो गया, इसका रिटर्न ज़्यादा अच्छा हो गया, इसका रिटर्न थोड़ा-सा कम हो गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आई हैं, इसको आपको कंपेयर करके देखना है एंड उसके बाद डिसाइड करना है कि अच्छा कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। एग्ज़ामिन करो उस इन्वेस्टमेंट को जो तुमने पहले कर रखी है, ठीक है? और उसके बाद कंपेयर करो कि अच्छा मेरी कौन-सी इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, ठीक हो रही है, गलत हो रही है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ऑथराइज़्ड इंटरमीडिएरी होनी चाहिए। देखो यार जब आपको चीज़ें नहीं करनी आती, स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अब कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि सबको नहीं आ सकती, बट अभी एट दिस प्रेज़ेंट टाइम्स सबको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में नहीं है। पर आपके पास पैसा है, तो आप सोचोगे कि अच्छा हम लोग पैसे को इन्वेस्ट कर दें। बट अगर आपको करना नहीं आती चीज़ें स्टॉक मार्केट में, तो आप किसी इंटरमीडिएरी की हेल्प ले सकते हो। इंटरमीडिएरी क्या होता है? एक ब्रोकर होता है, जिसको आप अपने पैसे दोगे, वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा अपनी नॉलेज के बिहाफ़ पे, ठीक है ना? अपने नॉलेज के साथ, उसके पास टाइम है, उसके पास एक्सपर्टीज़ है वो काम करने की, तो वो उसको यूज़ करके आपके पैसे को किसी अच्छी जगह यूज़ करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा ग्रो हो, आपके पैसे में आपको कोई लॉस ना हो, तो ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो ब्रोकर है, ये ऑथराइज़ होना चाहिए। जो सेबी है हमारा स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर, ठीक है? तो ये ही ऑथराइज़ करता है ब्रोकर्स को। तो ये आपको बताएगा कि अच्छा इसके ब्रोकर के पास आपको देखना है कि सेबी का आपके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है एंड उसके बाद ही उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी है। जितनी भी आपको चीज़ें जाननी है इंटरमीडिएरी के बारे में, जितनी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो सारी जान लो और उसके बाद सारे एक्सप्लोर करो ऑप्शंस और उसके बाद देखो कि भाई कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी चीज़ गलत है एंड उसके बाद ही तुम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में डिस्क्रिप्शन में हर जगह लिंक दिया हुआ है, तुम लोग वहाँ से उसको अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।